Hello my dear students of class 12. Now today I am going to discuss the chapter magnetism in matter and the topic is Earth's magnetism. It means today we will discuss the whole concept behind Earth's magnetism. So before coming to the topic, if you are new to our JVS channel, then please go to the channel and also subscribe the channel. Press the bell icon so that you will get the future notification. So students, let's discuss our part. Clear and understand the basic about Earth's magnetism. सबसे पहले हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक फिगर बना के रखा है जिसको मुझे आपको कन्विंस करना है कि एक्चुअली ये फिगर क्या एक्सप्रेस कर रहा है। बात समझिएगा, ये अर्थ है हमारा और ये उसकी एक एक्सिस है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ज्योग्राफिक एक्सिस। ज्योग्राफिक एक्सिस इज व्हाट? द एक्सिस व्हिच पासेस द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्लियर? तो ये सेंटर ऑफ द अर्थ से पास हो रही है, इसको ज्योग्राफिक एक्सिस बोलेंगे। ये हमारा क्या है, ज्योग्राफिक नॉर्थ है। ये हमारा क्या है बेटा, ज्योग्राफिक साउथ है। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ है, यहाँ पे मैग्नेटिक साउथ है। बात समझ में आ रही है? ये एक्सिस जो डॉटेड से मैंने रिप्रेजेंट की है, दैट एक्सिस इज बेसिकली डिफाइंड एज मैग्नेटिक एक्सिस। यहाँ मैंने मैग्नेटिक एक्सिस बताया है आपको। एक प्लेन इक्वेटर आपको समझ में आता है, अर्थ के सेंटर से वो वाला प्लेन जो अर्थ को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो अर्थ को ये दो इक्वल पार्ट में कौन डिवाइड कर रहा है, ये वाला प्लेन। ये देखिएगा, ये वाला प्लेन में जो मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला प्लेन क्या है, अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसको ज्योग्राफिक इक्वेटर बोलेंगे क्योंकि ज्योग्राफिकल एक्सिस के नॉर्मली पास हो रहा है। एक एक्सिस यहाँ पे ये बन रही है, ये देखिएगा, ये वाली एक्सिस जो मैंने एरो से दिखाई है, ये वाली एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, वो मैग्नेट के करस्पॉन्डिंग, ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है उसके करस्पॉन्डिंग नॉर्मली है, तो वो एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इक्वेटर बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो मैग्नेटिक इक्वेटर एंड ज्योग्राफिक इक्वेटर के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा ना, वो एंगल से हमें नहीं मतलब है। अब देखिए क्या है कि ज्योग्राफिक एक्सिस से मैग्नेटिक एक्सिस एक पर्टिकुलर एंगल पे, यहाँ ये देखिए ये एंगल, ठीक है, ये एंगल फॉर्म कर रहा है। इस एंगल को 11.3 डिग्री, कहीं कहीं 11.5 भी लिखा होता है, तो उसमें ज्यादा जो है सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। एंगल 11.3 एंड 11.5 कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए क्या है, बात ये है कि एक्चुअली अर्थ के मैग्नेटिज्म का बेसिक काज क्या है। तो नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि अर्थ के अंदर एक तो निकिल और एक तो आयरन, ये दो सब्सटेंस पाए जाते हैं। तो क्या होता है, आयरन एंड निकिल का क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट पाया जाता है। और सब कैसे फॉर्म में होते हैं आपको पता है, सब ये मोल्टन फॉर्म में होंगे। कैसे फॉर्म में होंगे, मोल्टन फॉर्म में होंगे। अब जो चीज मोल्टन फॉर्म में होती है, ऑब्वियसली मोल्टन फॉर्म में होने की वजह से क्या होगा, इसके जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो अकॉर्डिंग टू ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट हम ये कह सकते हैं कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। बात समझ रहे हो? तो अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म का जो बेसिक काज था वो क्या था कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो मोल्टन स्टेट में पाए जाते थे, जिसकी वजह से अर्थ का मैग्नेटिज्म का वो एलिमेंट काज बना। क्लियर? लेकिन ये थ्योरी बाद में फॉल्स हो गई क्योंकि एक्चुअली क्यूरी टेम्परेचर एग्जिस्ट करने लगा। मतलब है, चूंकि अर्थ की कोर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है और हाई होने की वजह से क्या होता है कि ये अपने मैग्नेटिक बिहेवियर को खो देते हैं। ठीक है, तो एक अलग पैरामीटर है, उसको भी आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली क्या होता है, ऐसा क्यों होता है। फिलहाल आज हमारा जो बेसिक एम है वो यही है कि हम अर्थ के मैग्नेटिक बिहेवियर को समझ सके। पहली चीज कि अर्थ के यहाँ पे मैंने 3 एलिमेंट क्लासिफाई किए हैं, एक तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दूसरा एंगल ऑफ डिप, तीसरा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तीनों एलिमेंट्स को मुझे समझना है इस पूरे फिगर के करस्पॉन्डिंग। बात समझते हैं? जब हम मैग्नेट को लेके, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ट्रेस करते हैं तो हम ये पाते हैं कि इसके इस पोल पे क्या होता है, मतलब पोल कह दो या एक पॉइंट कह दो, इस पॉइंट पे क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक निडल है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। मैग्नेटिक निडल स्ट्रेट हो जाती है और जो इसका नॉर्थ टिप होता है, ठीक है, मैग्नेटिक जो नॉर्थ होता है वो क्या होता है, निडल का, इट मींस निडल का नॉर्थ, ठीक है, पॉइंट वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। इसका ये आपको एविडेंस मिलता है कि एक्चुअली कहीं ना कहीं अर्थ के अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर होगा।
जिससे कि नॉर्थ ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो रहा है। तो ये सोचा गया, थिंक किया गया कि अर्थ के अंदर एक ह्यूज मैग्नेट है, जिसको मैंने एक स्क्वायर शेप में यहाँ बना रखा है, सॉरी रेक्टेंगल शेप में। तो रेक्टेंगल शेप में मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे बना रखा है। तो एक्चुअली नॉर्थ को कौन अट्रैक्ट कर सकता है, साउथ ना। तो कंफर्म है क्या होगा यहाँ पे, अर्थ का साउथ पोल होगा पक्का। और यहाँ पे क्या होगा, अर्थ का नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, ये देखे ध्यान से इसको, अर्थ का कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा। बात समझ में आ रही है। सोचने वाली बात है कि हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को इसमें कैसे ड्रा कर सकते हैं, सोचने वाली बात है। तो देखिए, नार से भाई लाइंस निकलती है ना। अब अगर मैग्नेट को मैं बेटा यहाँ पे रखूंगा, तो मैग्नेट यहाँ पे जो मैग्नेटिक नीडल होगी वो उसका बिहेवियर कुछ इस तरह से होगा। देखिए ध्यान से, उसका यहाँ पे नॉर्थ इधर होगा, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, साउथ होगा। क्लियर। तो अब देखो, नार से लाइन निकलेगी, वो कहां जाएगी, मैग्नेट के साउथ में जाएगी, फिर अंदर साउथ टू नॉर्थ जाएगी, मतलब ये नॉर्थ है। ठीक है, और फिर बाहर कहां जाएगी, नॉर्थ टू साउथ जाएगी। तो ये ऐसे होते होते ऐसे आएगी और यहाँ पे आपको साउथ दिखेगा। अब साउथ के अंदर एंट्री लेते हुए फिर साउथ टू नॉर्थ, अंदर मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस अपोजिट होती है ना, साउथ टू नॉर्थ होती है। फिर ये आते हुए फिर नॉर्थ टू साउथ आएगा, फिर अंदर मैग्नेट के साउथ टू नॉर्थ। मतलब ये मैग्नेटिक लाइन आप कह सकते हो, ट्रेस कर सकते हो। सिमिलरली इसी तरह से अगर मैं यहां नीचे बनाना चाहूं, तो ये वाली लाइंस कुछ इस तरह से फॉल करेगी और कुछ इस तरह से यहाँ पे आपकी जाएगी, ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसे जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। थोड़ा सा फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, कई सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन हमारा समझने का जो एम है वो हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए कि हम जो लाइंस ड्रा कर रहे हैं आप उसको देखते चलिए। ठीक है, कुल मिला के अर्थ की जो फील्ड ऑफ लाइंस होगी वो कुछ इस तरह से एरो के थ्रू एक्सप्रेस की जाएंगी। क्लियर। इसका मतलब आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि अगर मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ है तो उधर नॉर्थ जो है आपका पोल होगा। पोल कभी भी नॉर्थ नहीं होगा। मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ज्योग्राफिक नॉर्थ लिखा है। ध्यान से सुन लीजिए, इस पॉइंट को मैंने ज्योग्राफिक नॉर्थ क्यों लिखा है, उसका रीजन है, इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ है, इसलिए मैग्नेटिक नॉर्थ किसको इक्वेट करेगा, ज्योग्राफिक नॉर्थ को, ना कि अर्थ के पोल को। क्लियर। अर्थ का पोल कौन सा है, साउथ, लेकिन अर्थ की डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ। इट इज ऑब्वियस। कुछ बात समझ में आ रही है। तो अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आपको फील्ड ऑफ साइंस के बारे में भी आप क्लियर हो गए होंगे कि कहां से चीजें आएंगी, कहां से एंट्री लेंगी, कहां से वो आपका किस तरह से प्रोसीड होगा। इतनी बात समझ में आती है। अब कुछ पॉइंट्स मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि एक्चुअली यहां पे जो आपकी ये 3 एलिमेंट्स है, वो 3 एलिमेंट्स आपको क्या नॉलेज देते हैं, और एक एक एलिमेंट्स को हम प्रॉपर्ली क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कोशिश करिएगा समझने की। और मैं फिगर को दोबारा यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, आपको ताकि कन्वीनियंट हो, क्योंकि फिगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो आपको समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, बाकी चीजें आप समझ सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है इसमें। चलिए मैं पूरा मिटा देता हूँ, फिर से बनाता हूँ। देखिए क्या है कि हमको क्या करना है, अर्थ के बिहेवियर को समझना है, मैग्नेटिक बिहेवियर को। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक देखो ये मैंने बना लिया। चलिए शेप से कोई मतलब नहीं, शेप किसी भी तरीके से बन रहा हो, आपको समझने से मतलब है। ये हमने क्या बताया, ये हमारी कौन सी एक्सिस थी, ज्योग्राफिक एक्सिस, और ये वाली एक्सिस कौन सी एक्सिस थी, मैग्नेटिक एक्सिस थी। क्लियर। तो ज्योग्राफिक एक्सिस मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में मैंने बताया था एंगल कितना बनता है, 11.3 डिग्री। क्लियर। अब जो मैं कह रहा हूं उसको समझिए आप। ये ज्योग्राफिक बेटा नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिक साउथ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक साउथ है। ठीक है। और क्या कहता है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को मैं समझाने जा रहा हूं आपको। ठीक है, क्या समझाने जा रहा हूं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है। तो इसमें 2 मेरिडियन होते हैं। एक तो मेरिडियन होता है बेटा ज्योग्राफिक मेरिडियन, और दूसरा होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या होता है, एक तो होता है ज्योग्राफिक, ठीक है, मेरिडियन, और एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या होता है, मैग्नेटिक। ठीक है, ये 2 मेरिडियन होते हैं।
ये दोनों क्या होते हैं? ठीक, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो देखो, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ और कोई भी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहां पे आप लोकेटेड हो, इंडिया मान लो है तो मान लो यहां पे इंडिया है, तो अगर हम अर्थ को इस तरह से कट करें कि ये मैग्नेटिक नॉर्थ, ये मैग्नेटिक साउथ और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तीनों एक ही प्लेन में लाई करें, तो उस प्लेन को हम क्या बोलेंगे? ज्योग्राफिक, सॉरी, मैग्नेटिक मेरिडियन। क्योंकि मैग्नेटिक एक्सिस के बाद करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं, if we cut the earth in such a way that the magnetic north, magnetic south and the point of observation lie in the same plane, that plane will be defined as magnetic meridian. अब मैं ज्योग्राफिक नॉर्थ, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ज्योग्राफिक साउथ को अगर एक साथ ले लूं, अर्थ को इस तरह से कट करूं कि वो तीनों एक ही प्लेन में लाई करें, तो हम उसे क्या बोलेंगे? ज्योग्राफिक मेरिडियन। मतलब ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या है? If we cut the earth in such a way that geographic north, geographic south and point of observation all lie in the same plane, that plane will be defined as geographic meridian. तो मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन, इन दोनों की मीनिंग क्लियर हुई? इन दोनों के बीच में एक एंगल दिख रहा है आपको, इसी एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन is defined as angle of declination. तो मैं लिख दे रहा हूं, the angle between geographic meridian and magnetic meridian. क्लियर? तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 11.3 डिग्री होती है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आप एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को समझ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं भाई, एंगल ऑफ डिप की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो क्या है? एंगल ऑफ डिप है। इसको हम डेल्टा से एक्सप्रेस करते हैं। किससे एक्सप्रेस करते हैं? डेल्टा से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये डेल्टा क्या होता है इसको समझना है। देखिए, मैं अगर इस लोकेशन की बात करूं तो इस लोकेशन पे क्या है? ये अर्थ की सरफेस है। ध्यान से सुनिएगा, इस लोकेशन की बात करूं, अर्थ का सरफेस है ये। तो जब हम मैग्नेटिक नीडल को यहां पे प्लेस करते हैं, ठीक है, तो मैग्नेटिक नीडल, ठीक है, इस अर्थ के सरफेस के करस्पॉन्डिंग पैरेलल होती है। लेकिन जब हम उसी नीडल को, चलिए अगर हम उसी नीडल को यहां पे प्लेस करते हैं तो हमने देखा था वो क्या होती है? वर्टिकली बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। ठीक है, ये थी आपकी, कह सकते हो ऐसा। तो यहां पे हॉरिजॉन्टल जो सरफेस होगा वो ये होगा, ठीक है, और यहां हॉरिजॉन्टल सरफेस ये है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का होता है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का होता है, ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जितना भी एंगल बनाता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जितना भी एंगल बनाता है, दैट एंगल विल बी डिफाइंड एज एंगल ऑफ डिप। तो एंगल ऑफ डिप इज व्हाट? द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ एंड बिटवीन द नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, द एंगल between net magnetic field and the horizontal component of earth। ठीक है, मतलब ये कह सकते हो, या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल सरफेस भी बोल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, क्या कर सकते हो? द एंगल बिटवीन नेट मैग्नेटिक फील्ड एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द अर्थ, ये भी लिख सकते हो। भाई हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द अर्थ लिख सकते हैं, ये ज्यादा सही होगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि कंपोनेंट तो ऑलरेडी
अर्थ का टूटेगा ही, एक तो हॉरिजॉन्टल एक तो वर्टिकल। तो मैं क्या कहूंगा, द एंगल बिटवीन द नेट मैग्नेटिक फील्ड एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द अर्थ इज डिफाइंड एज एंगल ऑफ डिप। बात समझ में आ गई? तो देखो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप इक्वेटर पे कितना है, ध्यान से सुन लो, इक्वेटर पे कितना है भाई, 0 है। यहाँ पे कितना बन रहा है, 0, तो 0 डिग्री। और यहाँ पे पोल पे कितना बन रहा है बेटा, पोल पे 90 डिग्री बन रहा है। तो ध्यान रखना 2 पॉइंट पे, एक तो इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप कितना होता है, 0 होता है, एक तो पोल पे कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात। अब लास्ट में हम डिस्कस करते हैं, लास्ट में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा पॉइंट डिस्कस करेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहली बात कि मैंने क्या किया, यहां पे ये सरफेस है, अर्थ का सरफेस, तो यहां से हमने ये दिखाया कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का है वो कितने एंगल पे है, डेल्टा एंगल पे। इसी को तो हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। जो अर्थ की सरफेस के साथ जितना भी एंगल नेट मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का बनाता है उसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर सपोज दैट कि ये हमारा मैग्नेटिक निडल है, तो मैग्नेटिक निडल को क्या करेंगे, अगर घुमाएंगे तो वो क्या करेगा, घूम के फिर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आएगा, पक्का। उसके बाद ये थोड़ा सा ऐसे डिप हो जाता है, मतलब मैग्नेटिक निडल थोड़ी सी डिप हो जाती है। हॉरिजॉन्टल के साथ जितना डिप होती है ना, उसी एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। तो इसके अगर कंपोनेंट को तोड़ा जाए तो ये कंपोनेंट आपका क्या होगा, बीई cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या होगा, बीई sin थीटा। आर यू श्योर? तो हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिए इस चीज को। हम ये लिख सकते हैं कि बी एच की वैल्यू होगी, बी, ध्यान से सुनिएगा, बीई sin थीटा होगी। भाई बी एच की तो बीई sin थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की तो बीई sin थीटा है, और यहाँ पे बी बी कितना होगा, तो ये हमारा है बी सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, बी एच बीई cos थीटा होगा। क्या होगा, देखिए गलती पकड़ ली आपने, कहा कि सर गलत हो गया, ठीक है सर ने गलती कर दी, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती है, मैं उसको यहाँ पे करेक्ट कर रहा हूँ। बी एच की वैल्यू बी cos थीटा होगी और बी बी की वैल्यू बीई sin थीटा होगी। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या मिलेगा आपको, स्क्वायर एंड ऐड कर देते हैं, बी एच स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, बीई स्क्वायर, दोनों में कॉमन है तो बीई स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो आपको पता है बीई स्क्वायर की वैल्यू, बीई की वैल्यू कितनी मिलेगी, अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। इज दिस क्लियर, इज दिस पॉइंट क्लियर? भाई अंदर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, सो दैट्स व्हाई दिस इज योर रिजल्ट। इज देयर एनी कंफ्यूजन? आई थिंक देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। सो दैट्स व्हाई इफ वी वांट टू फाइंड डेल्टा, दैट इज एंगल से हमको क्या पता चलता है, डायरेक्शन पता चलता है। तो अगर हमें डायरेक्शन पता करना है तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो फर्स्ट एंड सेकंड को जब डिवाइड करोगे तो आपका b से b कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब है cos थीटा अपन sin थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा। तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, bh अपन vb। क्लियर? अब इसको रिवर्स कर दो, मतलब tan थीटा में अगर करना है तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, vb ओवर bh। और यहां से अच्छा देखो एक चीज बताओ मुझे, एक्चुअली क्या है, मैं थीटा ले रहा हूं, यहाँ पे डेल्टा है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये डेल्टा है तो यहाँ पे cos डेल्टा, यहाँ पे sin डेल्टा। तो आप इसको डेल्टा लिखो थीटा लिखो, बात एक ही है, ठीक है, कंफ्यूज मत रहिएगा। ये मत सोचिएगा कि सर ने डेल्टा लिखा है तो यहाँ पे डेल्टा नहीं लिखा सर ने, ठीक है। तो डेल्टा यहाँ पे लिखो या थीटा लिखो, बात एक ही है, ठीक है। वैसे तो डेल्टा से एक्सप्रेस करते हैं लेकिन जनरली हम एंगल के टर्म में थीटा ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका थीटा क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स
V over VH. Clear? So this is the direction of अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको फाइंड हो जाएगा। क्लियर? सो आई थिंक कि आपको अर्थ के मैग्नेटिज्म का जो बेसिक काज है वो आपको समझ में आ गया। आपको याद करके रखना है, अर्थ के 3 एलिमेंट्स होते हैं, एक तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दूसरा एंगल ऑफ डिप, तीसरा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है डिफाइन द 3 बेसिक एलिमेंट ऑफ अर्थ एंड राइट डाउन द नेम ऑफ एलिमेंट। तो आपको एलिमेंट के नेम याद रहेंगे। अगली चीज है, मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये बता रहा हूं, याद कर लीजिएगा इसको। ये जैसे अर्थ है, तो अर्थ को मैंने इस वाली लाइन से 2 पार्ट में, एक ऊपर एक नीचे डिवाइड कर दिया। ये वाली लाइन जो आपकी वर्टिकल है, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड करती है, फर्स्ट पार्ट सामने, सेकंड पार्ट पीछे। तो इस वाली लाइन के करस्पॉन्डिंग क्या बोलेंगे इसको, नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फीयर, सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी, क्लियर, जस्ट I have to mention this line. So this is called equator. ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन है तो इक्वेटर बोल सकते हो। तो इक्वेटर के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, तो ये सदर्न पार्ट होगा, जो आपका साउथ में नीचे क्या है भाई, ज्योग्राफिकल साउथ था, तो इसको हम बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर, ऊपर वाले को नदर्न हेमिस्फीयर। समझ रहे हो? तो ऊपर वाला पार्ट नदर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर। अब जो सन के, मान लो सन इधर है, ठीक है, तो सन के सामने जो फेस करेगा पार्ट, इस वाली लाइन के करस्पॉन्डिंग ये वाला जो पार्ट होगा, इस वाले पार्ट को सन के करस्पॉन्डिंग बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और पीछे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो 4 पार्ट, एक तो इस लाइन के करस्पॉन्डिंग ऊपर वाला पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला ऊपर वाला पार्ट नदर्न हेमिस्फीयर ना होके बल्कि क्या होना चाहिए, नदर्न होना चाहिए ना भैया। एक बार फिर से सुन लीजिए ध्यान से, ये नॉर्थ है ना, तो नॉर्थ के करस्पॉन्डिंग इसको नदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, इसको सदर्न हेमिस्फीयर, इसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट योर अर्थ मैग्नेटिज्म। सो इन नेक्स्ट लेक्चर I will discuss some more important topic regarding to this chapter. Thank you, students.